कभी कभी किसी की एक नज़र ऐसी लगती है जैसे वो सीधे दिल के उस कोने तक पहुंच गई हो जहां हम खुद भी जाने से डरते हैं। मेरे और निखिल के बीच भी कुछ ऐसा ही था। लोगों ने हमारी चुप्पियों में ऐसी बातें पढ़ ली थीं जिनका हमारे दिलों में कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो मुझे देखकर ठहर जाता था। मैं उसकी आंखों में छिपी परेशानी पढ़कर बेचैन हो जाती थी और दूर से देखने वालों को शायद लगता था कि इन दो खामोशियों के बीच कोई ऐसा रिश्ता पल रहा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है। कई बार तो हालात ने ऐसे दृश्य भी बना दिए कि मेरी धड़कनें डर से तेज हो गईं और मुझे लगा अगर किसी ने हमें इस तरह देख लिया तो वो सच जाने बिना ही फैसला सुना देगा। लेकिन सच ये था कि हमारे बीच कोई गलत चाहत नहीं थी, कोई छिपा हुआ रिश्ता नहीं था। बस एक ऐसा अपनापन था जो धीरे धीरे इतना गहरा हो गया था कि एक की आंखों की उदासी दूसरे के मन पर उतर आती थी। मैं रागिनी थी, विवेक की पत्नी, और निखिल मेरे देवर से कहीं बढ़कर मेरे लिए उस छोटे भाई जैसा था जिसकी चिंता मुझे अपने परिवार की चिंता लगती थी। मगर उस दिन से जब उसके हाथ में मेरा नाम लिखा एक पत्र आया और उसने उसे देते हुए मेरी आंखों से नजरें चुरा लीं, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद कुछ रिश्तों को समझने में दुनिया से ज्यादा वक्त खुद इंसान को लगता है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरू के दिनों में विवेक और मैं बहुत खुश थे। छोटी सी दुनिया थी हमारी, सुबह की चाय, शाम की बातें, कभी छत पर बैठकर भविष्य के सपने और कभी बिना किसी खास वजह के एक दूसरे की बातों पर मुस्कुरा देना। मगर समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। विवेक की नौकरी शहर में थी और काम का दबाव इतना बढ़ गया कि उसकी घर लौटने की आदत देर रात की हो गई। वो बुरा इंसान नहीं था, बस थक गया था। घर की आर्थिक परेशानियां, पिता की कमजोर होती सेहत और अपने छोटे भाई निखिल के भविष्य की चिंता उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ले आई थी। निखिल पढ़ाई के साथ छोटी नौकरी करता था और घर की जरूरतों में जितना हो सकता उतना हाथ बटाता था। वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके चेहरे पर परिवार के लिए एक ऐसी जिम्मेदारी रहती थी जिसे उसकी उम्र से बड़ा कह सकते थे। मैं उसे हमेशा छोटे भाई की तरह समझती थी। उसकी पसंद नापसंद जानती थी, उसके लिए कभी चाय रख देती, कभी माँ की दवाई याद दिला देती और कभी नौकरी के इंटरव्यू से पहले उसे हिम्मत देती। शायद इसी वजह से हमारे बीच एक सहज अपनापन बन गया था जिसे हमने कभी कोई नाम नहीं दिया। लेकिन घर की परेशानियां इंसान के व्यवहार को बदल देती हैं। एक शाम निखिल नौकरी के सिलसिले में बाहर से लौटा तो उसके चेहरे पर असामान्य थकान थी। मैंने आंगन में उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ निखिल, आज बहुत परेशान लग रहे हो। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं भाभी, बस इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक जगह नहीं हुआ तो दूसरी जगह हो जाएगा, इतनी जल्दी हार मत मानो। वो कुछ क्षण मुझे देखता रहा, फिर बोला, आप हमेशा इतना भरोसा कैसे कर लेती हैं मुझ पर। मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। शायद मेरे लिए ये बिल्कुल साधारण वाक्य था, लेकिन निखिल की आंखों में उस पल एक अजीब सी नमी उतर आई। उसने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, इसीलिए तो डरता हूं कि कहीं मेरी वजह से इस घर को कोई परेशानी न हो। मैं उसकी बात समझ नहीं पाई। मैंने बस उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अपने लोग परेशानी नहीं होते, सहारा होते हैं। उसी क्षण ऊपर की सीढ़ियों से गुजरते विवेक की नज़र हम दोनों पर पड़ी। वह कुछ कहे बिना आगे बढ़ गया। उस समय मुझे लगा भी नहीं कि एक बिल्कुल सामान्य भाई बहन जैसे स्नेह का वो छोटा सा दृश्य किसी के मन में कितनी बड़ी गलतफहमी का बीज बन सकता है। कुछ दिनों बाद मुझे अपनी अलमारी में एक पुराना लिफाफा मिला। वो निखिल की लिखावट में था और ऊपर सिर्फ मेरा नाम लिखा था, रागिनी भाभी के लिए। मैंने उसे खोलने से पहले ही कुछ पल सोचा, फिर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, भाभी, शायद मैं सामने बैठकर कभी ये सब नहीं कह पाऊंगा। आपने जब से इस घर में कदम रखा है, आपने मुझे सिर्फ विवेक का छोटा भाई नहीं समझा, बल्कि हर उस वक्त मेरा साथ दिया जब मुझे लगा कि मैं इस परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। जब पिताजी बीमार होते हैं और भैया परेशान होते हैं, तब आप सबको संभाल लेती हैं। मुझे नहीं पता मैं आपके इस भरोसे के लायक हूं या नहीं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखूंगा कि आपने मुझे कभी कमजोर महसूस नहीं होने दिया। अगर कभी मैं दूर चला जाऊं और मेरी कोई खबर देर से पहुंचे तो ये मत समझिएगा कि मैंने अपने लोगों को भुला दिया। कुछ दूरियां मजबूरी होती हैं, अपनापन नहीं बदलता। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस कागज को सीने से लगाकर कुछ क्षण बैठी रही। शायद इसलिए कि उसमें किसी प्रेमी का प्रेम नहीं, बल्कि उस इंसान की कृतज्ञता थी जिसने कठिन समय में अपने परिवार में एक भरोसेमंद सहारा पाया था। उसी शाम विवेक घर लौटा तो असामान्य रूप से शांत था। मैंने खाना परोसते हुए पूछा, आज बहुत थके हुए लग रहे हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, रागिनी, निखिल से तुम्हारी आज काफी देर बात हुई। मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। मैंने सहज होकर कहा, हाँ, नौकरी को लेकर परेशान था, उसे समझा रही थी। विवेक ने सिर झुका लिया। कुछ क्षण बाद बोला, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस चाहता हूं कि घर में हर रिश्ता अपनी जगह साफ रहे। उसके शब्दों में आरोप कम और डर ज्यादा था। मैंने उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना।
उसने मेरी तरफ देखा, मगर जवाब देने में उसे कुछ समय लगा। आखिर उसने धीमे से कहा, है, बस कभी कभी परिस्थितियां डराने लगती हैं। मैंने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हमारे बीच समस्या किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन अनकहे डर की है जो धीरे धीरे रिश्तों के बीच दीवारें खड़ी कर देते हैं। अगली सुबह निखिल ने बताया कि उसे दूसरे शहर में नौकरी का एक अवसर मिला है। उसे शायद कुछ महीनों के लिए घर से दूर जाना पड़ता। बात सुनते ही मेरे भीतर एक अजीब खालीपन उतर आया। मुझे खुद पर हैरानी हुई। आखिर वो मेरा देवर था, फिर उसके जाने की बात सुनकर मेरे मन में इतनी बेचैनी क्यों हुई? शायद इसलिए कि घर की जिम्मेदारियों के बीच वो एक ऐसा इंसान था जिसकी छोटी सी मौजूदगी भी घर को भरा हुआ महसूस कराती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जाना जरूरी है तो जरूर जाओ, अपने भविष्य के लिए अच्छा मौका है। उसने मेरी ओर देखा और बोला, आप खुश हैं? मैंने तुरंत कहा, बिल्कुल, मगर वो शायद मेरी आंखों का सच पढ़ चुका था। उसने धीमे से कहा, आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। मैं मुस्कुरा दी और बोली, तुम्हें भी अब मेरी आंखें पढ़ना आ गया? वो हंसा, फिर सिर झुकाकर बोला, आपने ही तो सिखाया है कि अपने लोगों की बात हमेशा शब्दों से नहीं समझी जाती। उसके जाने से एक दिन पहले वो मेरे पास आया और एक छोटा सा लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाकर बोला, भाभी, इसे अभी मत पढ़िएगा, जब मेरी याद आए तभी पढ़िएगा। मैंने हंसते हुए कहा, इतनी भी क्या याद आएगी तुम्हारी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मुझे ज्यादा आएगी। फिर वो तुरंत मुड़ गया, जैसे अपनी ही बात से झेप गया हो। मैंने लिफाफा अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और मेरे मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि इस छोटे से घर में रहते रहते हम सब एक दूसरे के कितने करीब हो गए थे कि किसी एक के दूर जाने की कल्पना भी इतनी भारी लगने लगी थी। मैंने आखिर लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं। भाभी, अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो इस बात पर मुस्कुरा दीजिएगा कि कहीं दूर बैठा आपका छोटा भाई भी उसी वक्त आपको याद कर रहा होगा। कुछ रिश्तों को रोज मिलना जरूरी नहीं होता, उन्हें दिल में जगह मिली हो तो दूरी भी उन्हें कम नहीं कर सकती। मैंने वह पत्र पढ़कर आंखें बंद कर लीं। उस रात पहली बार मुझे समझ आया कि किसी की याद हमेशा प्रेम की भाषा नहीं होती। कभी कभी वो परिवार की गर्माहट होती है, किसी अपने की चिंता होती है, और कभी वो उस खाली कुर्सी को देखकर उठने वाली टीस होती है जहां कोई रोज बैठा करता था। मगर शायद बाहर की दुनिया इन भावनाओं को इतनी आसानी से नहीं समझती। निखिल के जाने की सुबह जब वो दरवाजे पर खड़ा होकर सबके पैर छू रहा था, तब उसने मेरी तरफ देखा। मेरी आंखें भर आई थीं और उसकी भी। हमने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए नजरें मिली और फिर उसने सिर झुका लिया। दूर खड़े विवेक ने भी वो दृश्य देखा। उसके चेहरे पर इस बार शक नहीं, बल्कि एक गहरी सोच थी। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में ये दूरी हम दोनों को अपने रिश्तों की असली कीमत समझाएगी, और शायद यही दूरी एक दिन उस सच को भी सामने लाएगी जिसे हम दोनों ने कभी शब्दों में कहने की जरूरत ही नहीं समझी थी। निखिल के जाने के बाद घर वही था, लोग वही थे, जिम्मेदारियां भी वही थीं, लेकिन मुझे लगता था जैसे घर की किसी दीवार से उसकी आवाज चली गई हो। सुबह आंगन में रखी उसकी कुर्सी खाली दिखाई देती तो न जाने क्यों मेरी नज़र कुछ पल वहीं ठहर जाती। विवेक पहले की तरह अपने काम में व्यस्त था, मगर अब उसके व्यवहार में एक अजीब सी खामोशी आ गई थी। शायद वो भी निखिल को याद करता था, लेकिन भाई की याद और पत्नी की बेचैनी के बीच फर्क समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मेरे भीतर एक ऐसी हलचल थी जिसे मैं खुद से भी छिपाना चाहती थी। निखिल ने जाते समय कहा था कि जब उसकी याद आए तो उसका पत्र पढ़ लेना, मगर मैंने उस पत्र को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया था। हर बार वही शब्द थे, फिर भी हर बार उनमें कोई नई बात महसूस होती थी। शायद इसलिए कि अब वे शब्द एक दूर बैठे अपने इंसान की आवाज बन चुके थे। एक रात बारिश हो रही थी और विवेक काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मैंने अकेले कमरे में वो पत्र खोला और अनायास मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर निखिल का नाम देखकर मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ कुछ क्षण खामोशी रही, फिर उसकी धीमी आवाज आई, भाभी, सोई नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, पता नहीं, बस लगा कि आप भी मेरी तरह जाग रही होंगी। उस एक वाक्य ने जैसे कमरे की सारी खामोशी बदल दी। हमने बहुत देर तक परिवार, पिताजी की तबीयत और उसकी नौकरी की बातें की, लेकिन दोनों जानते थे कि असली बात कुछ और थी। हम एक दूसरे की आवाज़ सुनना चाहते थे। दिन गुजरते गए और हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कभी वो सुबह सिर्फ इतना पूछता कि पिताजी ने दवाई ली या नहीं, कभी माँ की तबीयत जानता, और कभी बिना किसी वजह के पूछ बैठता, भाभी, आज आपने खाना समय से खाया? मैं भी उसे समझाती कि नौकरी पर ध्यान दे, ज्यादा चिंता न करे। लेकिन इन छोटी छोटी बातों में जाने कब एक ऐसी तड़प शामिल हो गई थी जिसे शब्दों में समझाना कठिन था। हम दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा जानते थे, इसलिए हर बात के बीच एक सीमा थी, मगर उस सीमा के भीतर भी भावनाएं बहुत गहरी थीं।
एक शाम निखिल ने फोन पर कहा, भाभी, अगर मैं आपसे कुछ दिनों के लिए मिलने आ जाऊं तो आप नाराज तो नहीं होंगी? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, तुम्हें घर आने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो हल्का सा हंसा, मैं घर आने की नहीं, आपसे मिलने की बात कर रहा हूं। उसके शब्द सुनते ही मैं कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, घर आओगे तो सबसे मिलोगे, मुझसे भी मिल लेना। उसने कुछ नहीं कहा। शायद वो मेरी बात का अर्थ समझ गया था, और शायद मैं भी उसकी बेचैनी। कुछ ही दिनों बाद वो अचानक घर लौट आया। उस समय घर में सिर्फ मैं और सास थीं। निखिल के हाथ में कुछ दवाइयां थीं और उसने बताया कि वो पिताजी की रिपोर्ट दिखाने आया है। मैं रसोई से पानी लेने निकली तो वह बरामदे में खड़ा था। महीनों बाद उसे सामने देखकर मेरी आंखें भर आईं। उसने भी मुझे देखा और कुछ पल हम दोनों बिल्कुल चुप रहे। फिर उसने धीरे से कहा, आप बहुत थक गई हैं। मैंने हंसकर कहा, तुम भी तो पहले से दुबले हो गए हो। उसने जवाब दिया, आपसे दूर रहकर शायद ऐसा ही होता है। मैं तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। उस समय हमारे बीच सिर्फ एक भावुक अपनापन था, लेकिन तभी बाहर से पड़ोस की एक महिला वहां से गुजरी और उसने हमें कुछ देर आमने सामने खड़े देख लिया। अगले दिन वही बात किसी दूसरे रूप में घर तक पहुंच गई। निखिल आया था और रागिनी से अकेले में बहुत देर बातें कर रहा था। बात छोटी थी, मगर शब्दों ने उसका चेहरा बदल दिया था। शाम को विवेक ने मुझसे सीधे कुछ नहीं पूछा। उसने बस इतना कहा, आज निखिल आया था? मैंने सहज होकर कहा, हाँ, पिताजी की रिपोर्ट लेकर। वो कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, तुम दोनों की मुलाकात हुई? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, क्यों? उसने नजरें फेर लीं। उस रात उसकी खामोशी मेरे भीतर कांटे की तरह चुभती रही। मैं चाहती थी कि वो मुझसे पूछे, मैं सब समझा दूं, मगर वो शायद अपने ही मन से लड़ रहा था। आखिर आधी रात को उसने अचानक कहा, रागिनी, कभी कभी जो चीज हमें दिखाई देती है उसका सच कुछ और होता है, लेकिन डर यही है कि कहीं जो सच हम नहीं देख पा रहे वो उससे भी ज्यादा बड़ा न हो। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। खामोशी रिश्तों को बचाती नहीं, उन्हें दूर करती है। वो मेरी ओर देखता रहा, मगर फिर भी कुछ नहीं बोला। अगले दिन निखिल का एक और पत्र आया। लिफाफा देखकर मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे कमरे में जाकर खोला। उसमें लिखा था, भाभी, कल आपको देखकर लगा जैसे इतने दिनों की दूरी अचानक खत्म हो गई, लेकिन आपकी आंखों में एक डर भी देखा। अगर मेरी वजह से आपके घर में कोई सवाल उठ रहा है तो मैं फिर दूर चला जाऊंगा। मुझे आपकी खुशी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं लगता। आपसे मिलकर मुझे जो सुकून मिलता है उसे मैं किसी गलत नाम से नहीं पुकारना चाहता। यह रिश्ता मेरे लिए सम्मान है, भरोसा है और उस घर की याद है जिसे मैं अपना घर कहता हूँ। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए परेशानी बन रही है तो मैं अपनी तड़प अपने पास रख लूंगा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। मुझे पहली बार लगा कि निखिल भी उसी पीड़ा से गुजर रहा था जिससे मैं गुजर रही थी, मिलने की इच्छा और रिश्ते की मर्यादा के बीच खड़ी एक लंबी दूरी। मैंने उसी रात उसे जवाब लिखा, निखिल, तुम दूर जाकर भी इस घर से दूर नहीं हुए हो। तुम्हारी चिंता मुझे आज भी उतनी ही रहती है। लेकिन अगर हमारे मिलने को कोई गलत अर्थ देता है तो हमें अपने रिश्ते की सच्चाई बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी सावधानी बढ़ाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से विवेक के मन में कोई ऐसी बात आए जो हमारे रिश्तों को चोट पहुंचा दे। तुम मेरे लिए बहुत अपने हो, इसलिए तुम्हारी खुशी भी मेरी चिंता है। लेकिन याद रखना, दूरी बनाना और किसी अपने को छोड़ देना एक बात नहीं होती। पत्र लिखकर मैंने उसे बंद कर दिया, मगर भेजने से पहले जाने क्यों मेरी उंगलियां कुछ देर उस लिफाफे पर ठहरी रहीं। उधर निखिल ने भी शायद वही फैसला किया था। उसने फोन पर कहा कि वह कुछ समय तक घर नहीं आएगा। उसकी आवाज में मजबूती थी, मगर भीतर की टूटन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने पूछा, तुम सच में नहीं आओगे? उसने धीमे से कहा, अगर मेरी गैरमौजूदगी से आपका घर बचता है तो हाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, तुम्हें पता है, कभी कभी तुम्हारे चले जाने से घर और ज्यादा खाली लगता है। दूसरी तरफ लंबी खामोशी रही। फिर उसने कहा, भाभी, यही तो डर है कि हमारी ये कमी किसी दिन किसी गलत कहानी का हिस्सा न बन जाए। फोन कट गया और मैं देर तक उसे देखती रही। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन विवेक को हमारे बीच हुई इस बातचीत की जानकारी कैसे मिलेगी, लेकिन इतना जरूर समझ गई थी कि अब हमारे सामने सिर्फ दूरी नहीं थी, हमारे अपने रिश्तों की परीक्षा भी थी। उस रात निखिल से फोन पर हुई बातचीत के बाद मैं बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही। बाहर अंधेरा था, मगर मेरे भीतर उससे कहीं गहरा अंधेरा उतर चुका था। मुझे लग रहा था जैसे हम सब एक दूसरे से प्यार करते हुए भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। निखिल मेरे लिए हमेशा परिवार का वो सदस्य रहा था जिसकी चिंता मुझे अपने छोटे भाई जैसी लगती थी, लेकिन अब उसकी हर चिंता को लोग अलग नजर से देखने लगे थे। दूसरी तरफ विवेक मेरे जीवन का साथी था, जिसके साथ मैंने 4 साल बिताए थे, जिसके सुख दुख को अपना समझा था,
मगर पिछले कुछ समय से हमारे बीच ऐसी खामोशी आ गई थी जिसमें छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और विवेक अंदर आया। उसने मेरी आंखों में आंसू देखे तो कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे से पूछा, निखिल का फोन था? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। वो मेरे सामने बैठ गया और बोला, रागनी, मैं तुम पर आरोप नहीं लगाना चाहता। शायद मेरी ही कमजोरी है कि पिछले कुछ महीनों से मुझे हर चीज अपने हाथ से निकलती हुई लग रही है। उसकी आवाज में पहली बार शक से ज्यादा दर्द था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है विवेक, बस मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी दुश्मन नहीं। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार स्वीकार किया कि नौकरी, पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों के बीच उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो मुझे भावनात्मक रूप से खो न दे। उस पल मुझे समझ आया कि कई बार शक किसी तीसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने भीतर पैदा हुए असुरक्षा के डर से जन्म लेता है। अगली सुबह निखिल का पत्र आया। लिफाफा खोलते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा था, भाभी, कल रात आपकी आवाज में जो दर्द सुना, उसके बाद मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ समय तक घर नहीं आऊंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको कभी किसी ऐसे रूप में नहीं देखा जिसे दुनिया गलत नाम दे सके। आपने मुझे उस समय संभाला जब मुझे खुद पर भरोसा नहीं था। इसलिए अगर आज मेरी दूरी आपके घर में शांति ला सकती है तो मैं ये दूरी खुशी से स्वीकार करूंगा। मेरा अपना होना आपके पास रहने में नहीं, बल्कि आपके सम्मान की रक्षा करने में है। और भैया से कहिएगा कि वो आपसे कभी चुप न रहें। उन्हें जितना डर लगता है उतना ही शायद आपको उनकी जरूरत है। पत्र पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उस कागज को सीने से लगा लिया और पहली बार मुझे लगा कि निखिल की सबसे बड़ी मोहब्बत किसी व्यक्ति को पाने की नहीं, बल्कि अपने परिवार को टूटने से बचाने की थी। उसी क्षण मैंने तय कर लिया कि अब इस घर में कोई बात अनकही नहीं रहेगी। मैंने विवेक को वो पत्र पढ़कर सुनाया। वो लंबे समय तक चुप बैठा रहा। फिर उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने अपने ही भाई और अपनी पत्नी को गलत समझ लिया। मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा, गलती शक करने में हुई है, लेकिन अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो रिश्ता बच सकता है। विवेक की आंखों में पछतावा था। उसने कहा, मैंने निखिल से भी दूरी बना ली और तुमसे भी, जबकि मुझे तुम दोनों की जरूरत थी। उस दिन हमने पहली बार घंटों बात की। उन सारी बातों पर जो महीनों से हमारे बीच जमा थीं। मैंने उसे बताया कि निखिल की चिंता मेरे लिए हमेशा परिवार की चिंता रही है और उसके साथ बिताया हर पल उसी मर्यादा और अपनत्व के भीतर था। विवेक ने भी माना कि उसने अपनी परेशानियों को मुझसे साझा करने के बजाय अपने भीतर दबाए रखा और उसी दबाव ने उसके मन में ऐसी आशंकाएं पैदा कर दीं जिनका कोई आधार नहीं था। बात करते करते उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रागिनी, मुझे तुम्हें फिर से वैसे ही पाना है जैसे हमारी शादी के पहले साल में तुम मेरे पास बैठकर बिना वजह हंसती थीं। मेरी आंखें भर आईं। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं गई ही कब थी विवेक, बस तुमने मुझे देखना बंद कर दिया था। वो वाक्य सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कुछ दिन बाद निखिल वापस आया। घर के दरवाजे पर उसे देखते ही मेरी आंखें भर आईं, मगर इस बार मेरे साथ विवेक भी खड़ा था। निखिल ने पहले पिताजी के पैर छुए, फिर विवेक के सामने आकर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विवेक ने उसे गले लगा लिया। दोनों भाई बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। फिर विवेक ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर दे। निखिल ने सिर उठाकर कहा, भैया आप बड़े हैं, आपसे शिकायत कैसे रख सकता हूं। विवेक ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, आज से कोई बात मन में नहीं रखेंगे। मैं कुछ दूरी पर खड़ी उन्हें देख रही थी। उस दृश्य में मेरी आंखों की सारी बेचैनी जैसे पिघल गई। निखिल ने मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और बोला, भाभी, अब शायद आपको मेरे पत्र संभालकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्यों, तुम्हारे पत्रों ने ही तो हमें बहुत कुछ समझाया है। विवेक ने मेरी तरफ देखा और कहा, रखो उन्हें, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि रिश्ते शब्दों से नहीं, नीयत से पहचाने जाते हैं। उसके बाद घर में बहुत कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। विवेक अब काम से लौटकर सीधे अपने कमरे में नहीं जाता था। वो मेरे पास बैठता, दिन भर की बातें करता और कभी कभी बिना वजह चाय बनाने की जिद करता। हम दोनों ने फिर से छोटी छोटी खुशियां ढूंढनी शुरू कर दीं। निखिल ने भी अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ महीनों बाद उसे स्थायी नौकरी मिल गई। पिताजी की तबीयत भी पहले से बेहतर होने लगी। माँ अक्सर कहती कि घर में फिर से पहले जैसी रौनक लौट आई है, मगर मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब किसी की आंखों में किसी रिश्ते के लिए शक नहीं था। एक शाम छत पर मैं कपड़े उतार रही थी। विवेक पीछे से आया और बोला, रागिनी, एक बात कहूं? मैंने पलटकर पूछा, क्या? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें खोने का डर मुझे तुमसे दूर ले गया था। अब समझ आया कि जिसे प्यार करते हैं उसे बांधकर नहीं रखा जाता, उसके भरोसे को मजबूत किया जाता है। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, और जिसे प्यार करते हैं उससे बातें छिपाई भी नहीं जाती। वो हंसा और मेरा हाथ थाम लिया। उस रात मैंने निखिल के दोनों पुराने पत्र,
एक छोटे से डिब्बे में रख दिए। वे मेरे लिए किसी अधूरी कहानी के प्रमाण नहीं थे, बल्कि उस दौर की निशानी थे जब एक परिवार गलतफहमियों के बीच टूटने से बचा था। मैंने आखिरी बार पहला पत्र पढ़ा और फिर उसे बंद कर दिया। मुझे लगा जैसे उसमें लिखी हर पंक्ति अब पूरी हो चुकी थी। निखिल ने अपने हिस्से का अपनापन निभाया था, विवेक ने अपने हिस्से का भरोसा वापस पाया था, और मैंने अपने हिस्से की खामोशी को शब्द दे दिए थे। मेरे जीवन में उस दिन प्रेम की जीत हुई थी, लेकिन वो जीत किसी को पाने की नहीं थी, वो अपने लोगों को खोने से बचाने की जीत थी। आज जब कभी पुराने दिनों को याद करती हूँ तो सोचती हूँ, शायद रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा वही होती है जब आंखें कुछ देखती हैं और दिल कुछ और जानता है। एक गलत दृश्य कई दिनों की बेचैनी दे सकता है, एक अधूरा वाक्य रिश्ते में दरार डाल सकता है, और एक अनकहा डर इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर सकता है। लेकिन अगर दो लोग बैठकर सच बोलने का साहस कर लें तो वर्षों की दूरी भी कुछ घंटों में खत्म हो सकती है। मैंने उस दिन जाना कि मोहब्बत सिर्फ धड़कनों का नाम नहीं, जिम्मेदारी का नाम भी है। किसी को अपने करीब रखने का नाम नहीं, जरूरत पड़ने पर उसके सम्मान के लिए पीछे हट जाने का नाम भी है। और शायद इसी वजह से हमारी कहानी का अंत किसी छिपे हुए रिश्ते से नहीं, बल्कि खुले हुए दिलों से हुआ। विवेक ने मेरा हाथ थामा, निखिल ने मुस्कुराकर हमें देखा, और घर के आंगन में पड़ी वो पुरानी खाली कुर्सी फिर किसी के बैठने से भर गई। मुझे लगा आखिरकार वो घर फिर से घर बन गया था, जहाँ प्यार था, भरोसा था, अपनापन था, और सबसे बढ़कर एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। यही हमारे प्रेम की सच्ची जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।